राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी में शामिल होने का आरोप लगाया गया। उन्होंने 1 लाख से ज्यादा ऐसी प्रविष्टियां खोजी जहां या तो डुप्लीकेट वोट थे या इनवैलिड एड्रेस थी या एक ही पते पर बल्क रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स दिखाई देता है। लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1,14,000 वोटों का मार्जिन जो है बीजेपी को अचानक मिलता है। एक राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि हमारी बहुएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हम इनके तस्वीरों को नहीं दे सकते, हम इनकी सीसीटीवी फुटेज को नहीं दे सकते, ये कम से कम तर्क के स्तर पर बहुत आश्चर्यजनक है और कम्युनिकेशन के स्तर पर बेहद आपत्तिजनक है। क्या कह रहे हैं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश? वे ये कह रहे हैं कि या तो राहुल गांधी हलफनामा दे, नहीं वो राष्ट्र से माफी मांगे, उनके पास तीसरा कोई विकल्प नहीं। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। क्या आपने इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर ज्ञानेश ने प्रेस को संबोधित किया? आज हम इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करेंगे। लगातार मेरे पास ये कमेंट्स आए कि इस बात का विश्लेषण किया जाए कि क्या एक चुनाव आयुक्त को इस भाषा में और इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या निहितार्थ हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से बातचीत हुई है उसको एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो अभ्यर्थी हैं उनकी नजर से कैसे देखना चाहिए। तो वील टॉक अबाउट दिस इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे। क्या ये टॉप ब्यूरोक्रेट द्वारा, जो कि एक संवैधानिक पद पर है, उसके द्वारा एक अच्छे कम्युनिकेशन का उदाहरण थी या नहीं थी? हम आज के वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वह किस संदर्भ में थी, उसमें क्या बातचीत थी और उसमें इतने विवाद क्यों हो रहे हैं। अगर पृष्ठभूमि के तौर पर समझे तो आप जानते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी में शामिल होने का आरोप लगाया गया। जो वो वोट चोरी कह रहे हैं तो एक उन्होंने पूरे आंकड़े देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि कैसे कर्नाटका के चुनाव में, खासतौर से बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा कम्युनिटी जो सीट है उसमें महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे 4 अलग अलग तरीकों से उनकी नजर में जैसे वो वोट चोरी कह रहे हैं वह हुई। यानी कि इलेक्शन जो था वो फ्री एंड फेयर नहीं था। वे दावा करते हैं कि अगर हम इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूचियों को देखें तो उन मतदाता सूचियों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आरोप है राहुल गांधी का, कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी थी एकदम शुचितापूर्ण चुनाव कराने की, वो शायद उन्होंने पूरी नहीं की। उन्होंने 1 लाख से ज्यादा ऐसी प्रविष्टियां खोजी जहां या तो डुप्लीकेट वोट थे या इनवैलिड एड्रेस थी या एक ही पते पर बल्क रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स दिखाई देता है। ये इस किस्म की कुछ कमियां उन्होंने दिखाई और बताया कि कैसे कम से कम 1 लाख ऐसी प्रविष्टियां दिखाई देती हैं जिन पर शक होता है, जिनके बारे में ऐसा लगता है कि शायद चुनाव इससे प्रभावित हुए होंगे, और वे बाकायदा इसे वोट चोरी कहते हैं और इसके खिलाफ एक किस्म का राजनीतिक वक्तव्य देते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी एक नेता है, वो एक राजनेता है, वो नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए वे राजनीतिक तेवर के आरोप लगाएंगे ही, ये उनका काम है। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में जब इलेक्शन कमीशन की प्रतिक्रियाएं आती हैं तब बड़े आश्चर्यजनक होती हैं। ध्यान रखिएगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एक तरह का डेलीगेशन जो है वह जाता है, वह आरोप जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी दिए जाते हैं, और इस तरीके से भारतीय लोकतंत्र में ये कोई अनूठी बात नहीं है। जब भी चुनाव होते हैं, चुनावों से पहले, चुनावों के बाद, विपक्ष के लोग, यहाँ तक कि पक्ष के लोग इलेक्शन कमीशन से मिलते हैं और अपनी अपनी किस्म की आरोप लगते हैं या जो उनकी चिंताएं होती हैं उनसे इलेक्शन कमीशन को अवगत कराते हैं और इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा। यह भी सही है कि अतीत के सारे इलेक्शन कमिश्नर्स या इलेक्शन कमीशन के जो अतीत है उसमें भी ऐसा नहीं है कि हमेशा से उसे निष्पक्ष ही माना गया। सही है कि पक्ष विपक्ष के लोग उस पर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन एक संवैधानिक पद से उस पर आने वाली प्रतिक्रियाएं लगभग हमेशा संतुलित रही। इस बार ऐसा लगता है कि वह नहीं हुआ है।
अगर आप पूरे संदर्भ को समझे तो आप जानते हैं कि 2024 के चुनावों के बाद, खासतौर से महाराष्ट्र के चुनावों के बाद लगातार ऐसा लग रहा था कि लोगों का विश्वास चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं पर थोड़ा सा घट रहा है। अगर आप इंस्टेंस ले तो 2024 के चुनावों में कांग्रेस के कैंडिडेट मंसूर अली खां, उन्होंने बीजेपी के पीसी मोहन को 32,707 वोटों से हराया। इसके बारे में राहुल गांधी का कहना यह था कि उन्हें मिला यह है कि बीजेपी की अधिकांश जगहों पर तो कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1,14,000 वोटों का मार्जिन जो है बीजेपी को अचानक मिलता है, और इस एक असेंबली सेगमेंट है, इसी पर केंद्रित रहा पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बट दैट इज नॉट द मेजर फोकस ऑफ आवर वीडियो टुडे। हम जिस चीज पर आज बातचीत करने वाले हैं वह इसके प्रत्युत्तर में इलेक्शन कमीशन द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ज्ञानेश जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। मेरी ज्यादा चिंता या मेरा ज्यादा सरोकार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है। क्या उत्तर आते हैं? पहला उत्तर आश्चर्यजनक तरीके से ज्ञानेश ये देते हैं, ध्यान रखिएगा, वे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जो लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, वे जानते हैं कि चुनाव आयोग जो है वह एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, इसलिए चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता प्रदर्शित करनी होती है और तमाम दलों का, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वह विपक्ष हो, उनका विश्वास दिखाई देना चाहिए चुनाव आयोग में। इसलिए जब चुनाव आयोग से कहा गया कि आप तमाम मतदाता सूचियां दे दीजिए ताकि हम उसको देखकर बता सके कि उसमें क्या गड़बड़ है, तो चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियां इस फॉर्मेट में देने से इनकार कर दिया जिस फॉर्मेट में विपक्षी दल मांग रहे थे, ताकि उसे पढ़ा जा सके, कंप्यूटर उस डेटा को देख सके और उसके बेसिस में अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं तो उन्हें सामने लाया जा सके। उसी संदर्भ में सीसीटीवी फुटेज की मांग भी की गई। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज, जो कि वास्तव में इलेक्शंस के दौरान रिकॉर्ड की जाती है प्रत्येक बूथ की, उसको रखने की अवधि कम कर दी। अब केवल 40-45 दिन तक वे रखी जाएगी और उसके बाद उसे नष्ट कर दिया जाएगा। और इसके जवाब में चुनाव आयुक्त ने बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा कि शुड चुनाव आयोग रिलीज सीसीटीवी फुटेज ऑफ आवर बहुएं, माताएं, बहनें? क्या चुनाव आयोग को अपनी, हमारी जो बहनें हैं, बहुएं हैं, माताएं हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज दे देनी चाहिए? ये आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया है। आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से, जिसने तमाम जिंदगी हायर ब्यूरोक्रेसी में बिताने के बाद वो अब उस पद पर है जिस पद को इस देश का बहुत प्रतिष्ठित संवैधानिक पद कहते हैं, आप वहां से इस तेवर की प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं करते। और यहां पर कम्युनिकेशन के विद्यार्थी होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप इस टोन और टेनर को, आप इस भाषा को और इस तेवर को ध्यान से सुने। क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस पॉलिटिकल साउंडिंग भाषा में, इस नैरेटिव साउंडिंग भाषा में और इस किस्म की इमोशनल भाषा में उसे बातचीत करनी चाहिए? आमतौर पर हम देखते रहे हैं कि जब भी हम तकनीकी पदों पर बैठे हुए लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देखते हैं, उनके सार्वजनिक वक्तव्यों को देखते हैं, तो वे सार्वजनिक वक्तव्य जो हैं वो डेटा से भरे हुए होते हैं और इमोशंस के स्तर पर वो स्टेबल होते हैं। वो रिटॉरिक्स की भाषा में बात नहीं करते। एक चुनाव आयुक्त हमारी बहुएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, ये जो रैली वाली भाषा है, चुनावी रैली वाली जो भाषा है, उसमें चुनाव आयुक्त का कार्य नहीं है बात करना। हालांकि हम जानते हैं कि तथ्य भी अपने आप में आश्चर्यजनक है जब आप ये कहते हैं कि हाँ, ये जो डेटा देना है, ये जो सीसीटीवी फुटेज देना है, ये प्राइवेसी के इश्यूज खड़े करता है, क्योंकि प्राइवेसी के इशू हम जानते हैं कि जो डेटा पूरा का पूरा चुनाव आयोग के पास उपलब्ध है वह वैसे भी तमाम बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनके पास होता ही। और ये बूथ लेवल ऑफिसर्स क्या हैं? ये म्यूनिसिपल स्कूलों के कर्मचारी हैं, ये आशा वर्कर्स हैं, ये जो कि रिलेटिवली लोअर ब्यूरोक्रेसी होती है, जो एक औसत दर्जे के जो कर्मचारी होते हैं, उनको बूथ लेवल ऑफिसर्स बनाया जाता है और उनके पास ये डेटा पहले से अवेलेबल होता है। इसलिए इस डेटा में प्राइवेसी का सवाल उठाना और फिर उसको इस रिटोरिक लैंग्वेज में बताना, एक राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि हमारी बहुएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हम इनके तस्वीरों को नहीं दे सकते, हम इनकी सीसीटीवी फुटेज को नहीं दे सकते, ये कम से कम तर्क के स्तर पर बहुत आश्चर्यजनक है और कम्युनिकेशन के स्तर पर बेहद आपत्तिजनक है। आश्चर्य भी है इसमें
और आपत्ति भी है इसमें। इसी तरीके से दूसरे सवाल पर जाते हैं। दूसरे सवाल में जिस समय वे उन्हें याद दिलाया जाता है कि नेता प्रतिपक्ष अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद है। तमाम प्रतिपक्ष का नेता प्रतिपक्ष केवल कांग्रेसी नेता नहीं है, वे नेता प्रतिपक्ष हैं। इसका मतलब है कि तमाम विपक्ष के वे नेता हैं और जाहिर है कि किसी भी चुनाव आयुक्त के लिए नेता प्रतिपक्ष की सहमति और उसका विश्वास बहुत जरूरी है। लेकिन उस पर लगातार हमला करते हुए चुनाव आयोग विचित्र बात कहते हैं। वे कहते हैं तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ध्यान से सुनिए इस वक्तव्य को, क्या कह रहे हैं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश? वे ये कह रहे हैं कि या तो राहुल गांधी हलफनामा दे, नहीं वो राष्ट्र से माफी मांगे, उनके पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है। हम इस प्रतिक्रिया को, हम इस भाषा को एक रैली में सुन सकते हैं। हम इस भाषा को नेता प्रतिपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध होने वाली सत्ता पक्ष की कॉन्फ्रेंस में भी सुन सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना जा सकता है। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अनुराग ठाकुर ने इसी किस्म की बातचीत की, वह फिर भी आपको स्वीकार होगी क्योंकि एक राजनीतिक दल के खिलाफ दूसरे राजनीतिक दल ने अपनी बात रखी। लेकिन क्या चुनाव आयोग इस भाषा में बात कर सकता है कि यदि आपको या तो हलफनामा देना होगा वरना राष्ट्र से माफी मांगनी होगी? ये राष्ट्र से माफी मांगना कैसे चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत आता है? अगर मान लिया जाए कि जो राहुल गांधी है वह जो काम कर रहे हैं वो कानूनी तौर पे गलत है, तो उसमें राष्ट्र से माफी मांगने से वह कानूनी कैसे बन जाएगा? ये एक विकल्प कैसे है चुनाव आयोग के लिए कि अगर वे राष्ट्र से माफी मांग ले तो चुनाव आयोग मान लेगा कि उन्होंने जो काम किया था वो स्वीकार्य हो गया? राष्ट्र से माफी मांगना तो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, और एक चुनाव आयोग को एक पॉलिटिकल रैली की तरह से इस भाषा में बात करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि चुनाव आयोग जिस भाषा में बात कर रहे हैं वह राजनीतिक दलों की राजनीतिक भाषा है। क्या यह उत्तर पॉलिटिकली ड्रिवन है कि नहीं है? कम से कम कम्युनिकेशन के स्तर पर साफ दिखाई देता है कि यह पॉलिटिकली ड्रिवन है। ध्यान रखिएगा, जब हम पब्लिक में संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की बातचीत देखते हैं, खास तौर से ऐसी संवैधानिक पद जो कि जिनके लिए निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि कल को भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे सबके सामने आए और इस किस्म की बातचीत करना शुरू करें कि अमुक नेता ने ये किया, उसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो ये किया जाएगा। क्या आप एक मुख्य चुनाव आयुक्त से या मान लीजिए यूपीएससी के चेयरमैन से इस किस्म की भाषा की उम्मीद करते हैं? नहीं करते। इसलिए चुनाव आयुक्त द्वारा इस किस्म की बातचीत करना बड़ा आश्चर्यजनक है, आपत्तिजनक है। ध्यान रखिएगा, जब हम पब्लिक डोमेन की बात करते हैं, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कल को ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेट बनना, एक नौकरशाह बनना, एक देश की कार्यपालिका में आना बहुत जिम्मेदारी का काम है। उसमें आपको केवल निष्पक्ष होना नहीं है, आपको निष्पक्ष दिखाई देना है। उसमें आपको बहुत बार अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है। बहुत बार आप पर सीधे आरोप लगाए जाएंगे और आप उन आरोपों से असहमत होंगे, होना ही चाहिए, लेकिन आपके पास वह सुविधा, वह आजादी नहीं होगी कि आप उसी भाषा में बात करें जिस भाषा में कोई आरोप लगाने वाला व्यक्ति बात करता है, क्योंकि आपने वह आजादी उस दिन वॉलंटरीली छोड़ दी थी जिस दिन आपने ये कहा था कि आप देश की कार्यपालिका के हिस्सा बनेंगे। क्योंकि न्यूट्रलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी नॉन नेगोशिएबल है। ये न्यूट्रलिटी अपेरेंटली न्यूट्रलिटी दिखाई देनी चाहिए और रियल न्यूट्रलिटी दिखाई देनी चाहिए। ये बात एकदम सच है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार की है कि सत्ता पक्ष द्वारा लगभग उन्हें नियुक्त किया जाता है, और चूंकि सत्ता पक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है इसलिए सत्ता पक्ष जो है उसका प्रभाव भी उन पर दिखाई देता है। लेकिन कम से कम आप अपने संवाद में, आप अपनी भाषा में, जिस रूप में आप अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं उसमें आपके पास यह सुविधा नहीं है कि आप ये कहें कि आप ऐसा प्रतीत हो कि आप सत्ता पक्ष की ओर से बोल रहे हैं। क्योंकि उसके बाद जो मीम्स आए, उसके बाद जो रील्स आपने चारों तरफ देखी, उसके बाद जो कार्टून्स आपने चारों तरफ देखे, आपको जाहिर है कि खेद हुआ होगा कि हमारे देश का चुनाव आयोग वह पद जिस पे कभी टीएन शेषन थे। ध्यान रखिएगा, टीएन शेषन को लेकर बहुत बातचीत इस समय हुई है कि टीएन शेषन ने बाद में कांग्रेस से चुनाव लड़ने की कोशिश की। टीएन शेषन ने राष्ट्रपति पद का कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश की। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट टीएन शेषन की अति सक्रियता की वजह से ही चुनाव आयोग को सिंगल पर्सन आयोग होने की बजाय, एक व्यक्ति का आयोग होने की बजाय 3 लोगों का आयोग बनाया गया। एक तरह का चेक एंड बैलेंस देने की कोशिश की गई।
लेकिन याद कीजिए कि तमाम चुनाव आयोग कम से कम तकनीकी तौर पर, कम से कम प्रशासनिक तौर पर, कम से कम पब्लिक डिस्कोर्स में निष्पक्षता दिखाते रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस परंपरा को तोड़ दिया है और एक लोकतंत्र के लिए यह सुखद नहीं।